हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इस वेब वीडियो चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती जो बहाली निकली है उसका फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। इस फॉर्म में कितने पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट हैं, क्या सब लगेगा, क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से भरा जाएगा, क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर में जो भी दिक्कत आ रही है सारे दिक्कतों का इस पूरे वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैं इस पूरे वीडियो में आपको एक पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। फॉर्म को पूरा किस तरह भरना है स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई सा दिक्कत आता है या फिर फॉर्म भरने में कोई सा भी दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। हम आपको ज़रूर सहायता करने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें तथा घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल देते हैं कि वैकेंसी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट डेट होगा 27 तारीख से। ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ़ी पेमेंट डेट होगा 9 तारीख तक। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 11/11/2023 तक है। जनरल BC और EBC के लिए 540 रुपया चार्ज हैं। SC ST और फीमेल ऑफ बिहार के लिए 135 रुपया है। PWD के लिए 135 रुपया है। सारा पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर UPI से कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में UPI के बारे में बताऊंगा किस तरह से UPI से पेमेंट कर सकते हैं। आपका एज कितना होना चाहिए, 1/8/2023 तक मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। टोटल पोस्ट 12,199 पोस्ट हैं। पोस्टों के अलावा बाकी सारी पोस्टों में कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग ज़रूरी है, इसलिए आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और कंप्यूटर टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी चलेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है नहीं भी है तो भी चलेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अब आगे क्या सब इसमें वैकेंसी है। इसमें रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। LDC में सारे LDC पोस्ट है। LDC का लेवल 1, लेवल 2 इस तरह का पोस्ट है। रोड डिपार्टमेंट, प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट सारे में इंटर लेवल है, यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना ज़रूरी है। लेबर एंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सारे में आप ये भी देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग विथ टाइपिंग विथ हिंदी टाइपिंग नॉलेज। किसी में हिंदी मांग रहा है, किसी में इंग्लिश, तो हर में आपको ये टाइपिंग मांग ही रहा है, मैक्सिमम में टाइपिंग मांग रहा है और इंटर होना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या कहाँ LDC क्या है और क्या क्या पोस्ट है। डायरेक्टरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसमें भी कंप्यूटर ऑपरेशन का। फिर देखिए LDC पोस्ट लेबर कमिश्नर, लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में, कंप्यूटर ऑपरेशन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल ये सब आपको आना चाहिए। फैलेरिया इंस्पेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट है तो इसमें आपको टाइपिंग नहीं मांगता है, ठीक है। फिर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर टाइपिंग वाला कैबिनेट राज्यसभा में, यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको मांगता है। LDC फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाइएगा, वहाँ भी आपको कंप्यूटर ऑपरेशन मांगता है। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ भी आपको मांगता है। तो जितना भी आप डिपार्टमेंट जाइएगा सारे डिपार्टमेंट में आपका ये कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगता ही मांगता है। तो अभी मैं आपको ये सारा डिटेल दिखा रहा हूँ कौन से पोस्ट में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। ये देखने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरेंगे आगे। तो देखिए एक बढ़िया पोस्ट है आपका इसमें पंचायत सेक्रेटरी का, पंचायत राज डिपार्टमेंट। आप पंचायत सचिव के बारे में जानते होंगे, वही पोस्ट है यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी का। फिर पोस्ट है पंचायती राज डिपार्टमेंट में LDC का। फिर माइंस एंड कैटेगरी में डिपार्टमेंट LDC का। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में LDC का। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में LDC का। SC और ST डिपार्टमेंट में LDC का। सब में आपको कंप्यूटर ऑपरेशन मांगता है। कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका एक पोस्ट आपको दे दूंगा लिंक में, आप सारा चीज़ वहाँ से मेरे ब्लॉग पे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहिए होगा कि कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है, कहाँ हमको भरना चाहिए या फिर हमको वैकेंसी कैसे मिलेगा, इस सब चीज़ की विस्तृत जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन नहीं पढ़े हैं, आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आप यहाँ से सारा डिपार्टमेंट देख लिए। अब किस
किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 5503 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1201 पोस्ट हैं, बीसी के लिए 1377 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 2083 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1540 पोस्ट है, एसटी के लिए 91 पोस्ट है, बीसी मेल के लिए 404 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 12,199 हैं। और अब आपको किस विभाग में कितना पोस्ट है यह अगर आपको जानना है तो यह पूरा डिटेल मैं आपको ब्लॉग में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको वेबसाइट का भी, सारे वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ब्लॉग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आपको किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ पर सीधे आपको लिंक रहेगा, लिंक पर दबाइए, सीधे वहाँ पर चले जाइए, या फिर गूगल क्रोम या फिर गूगल पे डायरेक्ट BSSC ऑनलाइन टाइप करके पहला लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन bssc.com दबाकर जा सकते हैं। खोलने के बाद सीधे आपको यह पेज खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। पहले आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, डोमिसाइल करना क्या करना है, ये आपको पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और यहाँ भी आपको लास्ट दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह से ईमेल आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो चलिए हम अब इस फॉर्म को भरते हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम अपना नाम टाइप करते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट की जगह पे अपना नाम टाइप करेंगे। नाम यहाँ पर ये जो है मैंने नाम टाइप कर दिया। फिर इसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आपका जेंडर कौन सा है। जो भी आप जेंडर में हो वो जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कुछ भी। डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं, यानी कि बिहार के अस्थायी निवासी हैं कि नहीं, तो इसमें आपको यस करना है। अगर बिहार के हैं, बाहर के हैं तो नो करना है। कैटेगरी आपका कौन सा है वो कैटेगरी आप यहाँ पे दबाएंगे। फिर आपका डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, अगर जनरल में है तो ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करिएगा तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है, या फिर क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं तो यस करना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है, तो यस सेलेक्ट करना है। तो फिर अगर सर्टिफिकेट का आपको डिटेल देना है। फिर आगे बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको नहीं है तो नो करें, है तो यस करें, ठीक है। फिर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका ये कैमा अटैम्प्ट है, एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं BSSC वाला, ये कौन सा अटैम्प्ट है। इससे पहले ही BSSC का फॉर्म बहुत सारा निकला है, तो आपने कौन सा फॉर्म भरा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से अटैम्प्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसमें मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। एक मोबाइल से एक ही आप कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी से एक ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दोनों में सेम मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी दोनों में सेम ईमेल आईडी डालिएगा। अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका गलत हो जाता है तो आपको फिर भविष्य में दिक्कत हो जाएगा, फिर आप OTP नहीं रिसीव कर पाइएगा, कुछ भी रिसीव नहीं कर पाइएगा, तो फिर आपका भराएगा नहीं फॉर्म। तो अब चलिए अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हमको लिखना होगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। सिलेक्ट कर जैसे आप 27 तारीख यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2020 2000 डेट ऑफ बर्थ है इसका, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, सीधे आ गया। उसके बाद अब आपको एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हमने कैप्चा फिल कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। कैप्चा गलत हो गया, इतना देर टाइम लगे, तो कैप्चा का थोड़ा एक बार कैप्चा आप रिफ्रेश कर ले तो अच्छा था। यहीं से कैप्चा रिफ्रेश कर देते हैं। कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद वो नया वाला कैप्चा इसमें टाइप करेंगे और इसमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यह आपसे पूछेगा कि आप सही है, सब कुछ आपका सही है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। अगर सब कुछ आपका सही है, कुछ भी आपका मिस्टेक नहीं हुआ है, तो फिर आप यहाँ से यस पर सेलेक्ट करके अगले स्टेप पे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार सारा चेक कर लेता हूँ डिटेल की मैंने सारा सही भरा है कि नहीं। तो सारा डिटेल एक बार यहाँ से ऊपर से नीचे तक चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर एडिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फिर कन्फर्म, अगर गलती होता तो यहाँ पे एडिट कर लेते, यहाँ पे सही है तो चलिए कन्फर्म और नेक्स्ट कर देते हैं। ऊपर फिर एक डायलॉग बॉक्स आया, फिर उसको यस कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप बढ़ते ही हमको मिल गया यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन नंबर और योर पासवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड नीचे दिया। यह आपको आपके ईमेल पे भी जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, दोनों चीज़। आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ से आप निकाल के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके लिख करके रख लेता हूँ स्टिकी नोट पे, चूँकि अभी 2-3 बार लॉगिन करना पड़ेगा इसको, तो लॉगिन करने में यह हमको ज़रूरत पड़ेगा।
तो इसका ईमेल, ये यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो हम सेव करके रख लेते हैं। तो अगला स्टेप हम अब फिर से यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। तो चलिए क्लिक हियर पर लॉगिन करते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते हैं। वह जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने पहले लिखा या फिर मोबाइल पे हमें आया है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसमें पासवर्ड डालना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम टाइप कर देते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद पासवर्ड तो पहले हम दे दिए हैं और यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा है DTCSQS। चलिए अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ जितना भी आपका 6 स्टेप है, 6 स्टेप पूरा करना है। 6 स्टेप पूरा करने में आपको पूरा जो सारा चीज़ लिखा रहेगा सब कुछ हम आपको इस फॉर्म में भर के दिखाएंगे। और आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बढ़ा के भी देख सकते हैं। अगर जहाँ ज़रूरत, अगर आप फंसते हैं वहाँ पे ज़रूर देखें कि किस तरह से करना है। तो चलिए हम भरते फादर्स नेम भर दिए, मदर्स नेम भर दिए और जेंडर तो पहले से भरा हुआ है। डोमिसाइल ऑफ बिहार भरे हुए हैं। तो इश्यू ऑफ डोमिसाइल पूछ रहा है कि कब इशू किया गया। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है वह कब हमें इशू किया गया। तो निवास प्रमाण पत्र पर आपको डेट दिया होगा, आप वहाँ से डेट चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेट, निर्गत करने की तारीख क्या है। तो उस निर्गत करने की तारीख में आप उसको भर सकते हैं कि इस तारीख को निर्गत किया गया, यानी कि प्रदान किया गया हमको इस तारीख में यह सर्टिफिकेट मिला है। और सर्टिफिकेट वो जो आपको निवास प्रमाण पत्र होगा वो सेम होना चाहिए आपके सारे सर्टिफिकेट के हिसाब से, ठीक है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कि सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। तो चलिए सर्टिफिकेट का नंबर टाइप कर देते हैं जो हमारी निवास प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है, यानी कि डोमिसाइल पर लिखा हुआ है। तो ये टाइप करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आपका यह सर्टिफिकेट इशू किसने किया था। तो पहले हम टाइप कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या आगे भरना है। तो सॉरी BRCCO/2021-7091-582। यह सर्टिफिकेट नंबर सही होना चाहिए। किसने दिया है तो CO दिया, यानी सर्किल ऑफिसर। चलिए अब ये सब बाकी का भरा हुआ है, पहले से हमने जो रजिस्ट्रेशन में डाला वो सब भरा हुआ है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करें। अगर है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेशनलिटी क्या है आपका, इंडियंस हैं, ठीक है। डू यू हैव आधार कार्ड, आधार कार्ड है, यस और नो पे क्लिक करना। अगर यस है तो आधार कार्ड नंबर टाइप कीजिए। तो हमारे पास है तो हम आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करें। चूँकि एक आईडी प्रूफ तो देना ही है तो आईडी प्रूफ में आधार नंबर ही दे देते हैं, वही दोनों जगह काम आ जाएगा। यहाँ भी आईडी प्रूफ में हम आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार नंबर डाल देते हैं ताकि आगे हमको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो अब चलिए आधार नंबर इसमें भी टाइप कर दिया। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका कहीं भी कट खूट, कोई तिल विल या फिर मस्सा कुछ भी हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर अब मोल ऑन फोरहेड है, यानी कि एक तिलवा है इसके फोरहेड पे, तो हम एक मोल ऑन फोरहेड डाल देते हैं। चलिए मोल ऑन फोरहेड, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से निकाला गया है या फिर वो किए गए हैं, आप निष्कासित किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे नो भरना है। अगर निष्कासित किए तो यस कर देंगे, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। यहाँ पर नो कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना पता भरना है। एक पता दो पता होता है, एक पत्राचार का पता होता है और एक अस्थाई पता होता है। पत्राचार यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आप दोनों में अगर एक ही जगह रह रहे हैं, यानी कि गांव में रह रहे हैं तो गांव का ही पूरा पता, अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो बाहर का एड्रेस, लेकिन गांव का ही पूरा पता दीजिए। आपका जो आधार कार्ड पे पता लिखा हुआ है वही पता पूरा दोनों में दीजिए। एक में आप पहले भर लेते हैं, हम दिखाते हैं आपको किस तरह भरना है। इसमें पूरा एड्रेस आप भर दीजिए कि केयर ऑफ फलना, मतलब केयर ऑफ दिस, उसके बाद जो भी वार्ड नंबर, एड्रेस जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आपको इसमें पूरा भरना है। पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको लिखना है विलेज, यानी कि आपका गांव कहाँ है आपका, पोस्ट कहाँ है आपका, ठीक है, ज़िला कहाँ है आपका और स्टेट कौन सा है आपका,
पिन कोड क्या है आपका, ठीक है। तो हमने पहले आप एड्रेस भर लेते हैं, एड्रेस भर लिए हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन में देखते हैं लिखा हुआ, और एक चीज़ जिसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये लिखा स्टार लगा हो वह भरना मैंडेटरी है, वह आप भरे ही, निश्चित ही भरें। अगर स्टार वाला नहीं भरिएगा तो अगला प्रोसेस पे नहीं जाएगा। तो चलिए हम भर लेते हैं, विलेज भर लिए, पुलिस स्टेशन भर लेते हैं, पुलिस स्टेशन, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लिए बिहार, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए दरभंगा, उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है सेम एज करस्पॉन्डेंट, आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करिए तो सारा एड्रेस इसमें आ जाएगा, ठीक है। या आप पूरा भर के तभी सिलेक्ट करें, क्योंकि कोई भी आप गलत भर देते हैं, आप फिर सिलेक्ट करते हैं तो गड़बड़ होता है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक स्टेप आप देख सकते हैं हरा हो गया, इसी तरह से सारा 6 स्टेप आपको हरा करना है, ठीक है। अगर आपको इसमें पूरा चेक कर लीजिए, इस डिटेल में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपका गलत भरा गया है तो सारा एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका ऊपर से नीचे तक, अभी जो भरे हैं पिछले पेज में, तो वो सब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होता तो पेमेंट कर देते, उसके बाद सुधार नहीं होगा। तो अब अगला स्टेप होगा पेमेंट करने, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर SBI सेलेक्ट कर लेते हैं और यस ओके कर देते हैं। अगला पेज पे हमको रीडायरेक्ट कर देता है। और यहाँ पर पेमेंट के लिए आप सबसे बेस्ट रहेगा आप UPI यूज करिए। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबसे कर सकते हैं, लेकिन UPI यूज करिए। UPI में इंटर UPI ID करके नहीं, UPI QR कोड से कीजिए। UPI QR कोड सबसे आसान होता है पेमेंट करना। UPI QR कोड पे दबाइए, पे नाउ पे दबाइए और QR कोड से पे कर दीजिए। पे नाउ पे दबाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे QR जनरेट हो गया, और QR जनरेट हो गया तो QR आप अपना फ़ोन पे खोलिए, वहाँ से स्कैन कीजिए, पे कर दीजिए। या फिर कोई भी ऐप आप यूज़ करते हैं वहाँ से स्कैन कीजिए, पे कर दीजिए, हो गया। इतना आसान, यानी कि अब इसमें पेमेंट करना, QR कोड से आपको पेमेंट करने में कोई भी आपको झिकझिक नहीं होना, कोई OTP ना कोई कुछ भी आपको इसमें आपको झिकझिक नहीं होगा, बड़ा आसानी से आपको पेमेंट हो जाएगा। तो सबसे मस्त यह पेमेंट सिस्टम है। अब यहाँ से स्कैन हम निकाल लिए मोबाइल, अब स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके पेमेंट कर दिए। चलिए पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, यह ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक स्लिप डाउनलोड करने के लिए हमको ऑप्शन दे देगा। देख सकते हैं प्रिंट पेमेंट स्लिप, आपको करना है तो कर लीजिए, बाद में भी आप कर सकते हैं। हमको बाद में करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देते हैं। अब एजुकेशनल डिटेल मांगता है, तो एजुकेशनल डिटेल में आपको यहाँ पर सारा सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, 10th के बारे में और 12th के बारे में। तो 10th में जो सारा सब्जेक्ट है वह लिखना है। उसके बाद पहले सारा सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं। सारा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने ट्राई किया था, ना आप कॉमा दे सकते हैं ना आप स्पेस दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कि हम यहाँ पर कॉमा देने का कोशिश किए, पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, पूरा सब्जेक्ट लिखने के बाद हम जैसे ही अगला स्टेप पर जाते हैं तो यह ऑटोमेटिक एरर आ जाता है। कॉमा देकर हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, आपको दिखाने के लिए बस यह कॉमा देख के हम चेक कर रहे हैं, ताकि आपको यह पता रहे कि क्या है, कैसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आया कि आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर से हमको लगा कहीं स्पेस, अगर आपको लगता हो कि स्पेस तो दे सकते हैं, स्पेस नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम एक बार स्पेस दे के भी दिखा देते हैं आपको। एक बार स्पेस दे देते हैं, पूरा सिर्फ स्पेस, ठीक है। स्पेस देने के बाद भी यह नहीं लेता है। तो चलिए अगला प्रोसेस, यह नहीं लिया स्पेस देने के बाद, तो हम इस सारे को आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे को हम एक साथ ही लिख देते हैं, जो भी सब्जेक्ट है सबको एक साथ लिख देते हैं। तो चलिए एक बार सारे सब्जेक्ट को एक साथ लिख के देखते हैं। सारे सब्जेक्ट को एक साथ लिख देते हैं, फिर टाइप करेंगे। फिर आपको लिखना रहेगा इसमें बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड से आपने पास किया, टोटल मार्क कितना आपको आया है, ठीक है, और टोटल कितना मार्क का परीक्षा हुआ है, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना। सर्टिफिकेट टाइप करने के लिए आपको सर्टिफिकेट में 2 नंबर होता है, आप ध्यान से देखें, एक सीरियल नंबर होता है, एक डायरेक्ट नंबर होता है। तो आप दोनों में से कोई एक नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरा ले लिया है, तो हम लिख दिए अपना BSc भी लिख दिए। अब 500 में से कितना नंबर है वो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि प्रमाण पत्र संख्या के बारे में यही हम आपको बता रहे थे कि प्रमाण पत्र संख्या पे 2 तरह का नंबर, एक सीरियल नंबर होता है, एक ऊपर नंबर होता है। तो आप दोनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। आप
प्रीफर कीजिए सीरियल नंबर लिखना। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू करना है, यानी सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था। तो आपको सर्टिफिकेट के नीचे वाले भाग में लिखा होगा कि किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू किया गया। आप यहाँ पर कैलेंडर पे दबाइए और जो तारीख पे आपको सर्टिफिकेट दिया हो, मतलब सर्टिफिकेट पे जो तारीख दिया होगा वहाँ से सेलेक्ट करके वो तारीख यहाँ पर भर दीजिए। ये भरने के बाद फिर अगला भरते हैं हम 12th का। 12th में यहाँ पर भरने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स, यानी कि कौन से कोर्स से आप किए हैं 12th, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या कर रहा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पर हम आपको पहले अभी क्या सब हमने मतलब हम जो अभी फॉर्म भर रहे हैं वह अभी इंटर साइंस से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट किया है वह मैं अभी भर रहा हूँ। पहले वह भरने के बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि इसमें क्या सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे भर देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके बाद नॉन हिंदी, फिजिक्स, फिजिक्स, फिर से हमने कॉमा दे दिया था। तो अभी आप देख ही सकते हैं कॉमा देने के बाद वो लेता नहीं है, तो हम दे रहे हैं वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नॉन हिंदी, हिंदी और इंग्लिश। यह 5 सब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी कि 500 नंबर का परीक्षा होता है इंटर में। अगर आप ITI सब किए हैं तो ITI किस तरह से ITI वाला भरेंगे, ITI वाला इंटर किस तरह से भरेंगे वो हमें आपको, अगर आपको दिक्कत होता तो आप हमको बताएं, हम आपको आगे बता देंगे। दूसरे वीडियो में हम आपको वो लेते आएंगे, ठीक है। तो यह भरने के बाद हम फिर इसमें भर देते हैं बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, BSCB, कितना नंबर है, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितना आया, लिखने के बाद इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अभी हमने आपको बताया था ऊपर की सर्टिफिकेट नंबर क्या होना चाहिए। तो जो सीरियल नंबर होगा वही सर्टिफिकेट नंबर होगा। सर्टिफिकेट नंबर टाइप कीजिए, फिर आपको सर्टिफिकेट इशूइंग डेट टाइप करना है, यानी कि कब सर्टिफिकेट मिला था वह टाइप करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास टाइपिंग का स्किल का है, हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग का वो सर्टिफिकेट आपके पास है, तब ही आप यहाँ पर भरें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा टाइपिंग सीखिए अभी से ही। अगर आपको इसमें जॉब करना है तो अभी से ही टाइपिंग सीखिए, टाइपिंग सीखना आपको ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम टाइपिंग अभी मेरे पास मतलब जिस स्टूडेंट का अभी हम भर रहे हैं उसके पास तो टाइपिंग का कोर्स है नहीं, टाइपिंग नहीं किया है, तो हम टाइपिंग नहीं भरते। इसके पास कंप्यूटर का है। अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर है कि नहीं, आपको आता है कि नहीं। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो नो करें, और है तो यस करें। कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकिन होना जरूरी है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, बिहार का तो आपको पता ही है, बिहार में आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। आपको अगर इस सब में दिक्कत होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह सर्टिफिकेट आएगा, कैसे बनेगा, कैसे आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनेगा। आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कमेंट में पूछ के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप कर देते हैं। उसके बाद कौन सा कोर्स किया, मतलब सर्टिफिकेट में डिटेल कुछ मांगे सर्टिफिकेट का, जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि किस इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया वह टाइप करना है। उसके बाद कोर्स डिटेल टाइप करना है, यानी कि कोर्स कौन सा, मतलब कौन से कोर्स से किए हैं, यानी कि BDCA, ADCA या फिर PGDCA, इस तरह का क्या आपने कोर्स किया है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पे चलिए टाइप कर देते हैं हम ADCA क्या हुआ है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद इस सर्टिफिकेट पे भी आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, वह सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर टाइप करने के बाद आपको फिर इस सर्टिफिकेट का भी इशूइंग डेट टाइप करना है। तो अभी हमने आपको बता दिया सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू हो अगर आपको, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूरा समस्या बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर इसका कुछ ना कुछ निदान बताएंगे। चलिए ये करने के बाद हम आपको अगला स्टेप पर ले चलते हैं। यह स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट का डेटा हमने टाइप कर दिया है, सॉरी 27/9 था। चलिए हो गया, अब सबमिट कर देते हैं। 12th का सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो 12th का इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है, तो साइंस वाला हमने सिलेक्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे तब आपको बता रहे थे सिलेक्ट नहीं कर पाए थे। तो चलिए अब आगे अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 4 में आपको सारा दिखा रहा है कि अभी जो आपने डिटेल भरा है वह डिटेल सब सही है कि नहीं। अगर इसमें आपको कुछ भी दिक्कत दिखा रहा है, कहीं भी कुछ गलत टाइप हो गया है, तो आप अभी उसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ठीक है मेरा, तो हम अगला स्टेप पे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर एक हिंदी में, एक इंग्लिश में। फ़ोटो किस तरह का चाहिए वह भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। 200 पिक्सल का विड्थ होना चाहिए और 230 पिक्सल का हाइट होना चाहिए। तो फ़ोटो का ही मेन लोचा लगता है कि फ़ोटो किस तरह से बनाए। तो हम फ़ोटो खींच लिए, बच्चे का फ़ोटो खींच लिया। अभी फ़ोटो व्हाट्सएप पर है और सिग्नेचर भी इसने खींच के हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। तो यह दोनों हम व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी आसानी से आराम से फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप से कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, या फिर वेबकैम है आपके पास तो वेबकैम से फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचिए और कंप्यूटर में किसी भी तरह से कंप्यूटर में लिए। फ़ोटो लेने के बाद, यानी कि अभी मेरे व्हाट्सएप में जैसे फ़ोटो आ रहा है, व्हाट्सएप लोड हो रहा है, तो फ़ोटो आएगा। उसके बाद फ़ोटो का ही सबसे बड़ा समस्या होता है कि फ़ोटो डाउनलोड, फ़ोटो का क्या साइज होना चाहिए। यानी कि इसमें फ़ोटो कह रहा है 20 KB से 50 KB तक का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में। तो और दोनों का ये साइज, हाइट और विड्थ भी कह रहा है, यानी कि 230 का इसका हाइट, यानी कि फ़ोटो जब भी हम ये फ़ोटो बना रहे हैं, इस फ़ोटो का 230 का हाइट चाहिए और 230 का विड्थ चाहिए, 200 का हाइट चाहिए। तो इस फ़ोटो को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है उससे भी आसानी से कर सकते हैं। उससे आप इसका साइज और ये फाइल साइज और इसका हाइट और विड्थ यह सब चेंज कर सकते हैं फाइल मैनेजर, मतलब पिक्चर मैनेजर से। पिक्चर मैनेजर से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर पिक्चर मैनेजर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल सारे हम आपको अभी इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन टूल आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑनलाइन टूल आपके लिए यहाँ पर यूज़फुल होगा। तो अभी आप फ़ोटो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके कि यह फ़ोटो ले रहा है कि नहीं। यह फ़ोटो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यह फ़ोटो। अगर यह फ़ोटो ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो आगे इस तरह नहीं लेगा फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको ilovepdf.com खोलना है। वहाँ से आपको इमेज रिसाइज़ कर देना है। आपको कितना साइज़ का इमेज चाहिए। अभी तो हम डाउनलोड किए हैं, थोड़ा ज़्यादा साइज़ का इमेज है, तो इसको हमको रिसाइज़ कर देना है। रिसाइज़ इमेज पे दबाएँ, यहाँ पे देखें आई लव इमेज खोले तो यहाँ पर रिसाइज़ इमेज है, इस पर दबाएँगे। यह बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करेंगे। सेलेक्ट इमेज करने के बाद यानी कि जो इमेज आपका है वह सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और किस तरह का आपको यहाँ पे देखने दिया हुआ है विड्थ और हाइट। यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पर आप टिक कर दीजिए कि इस पर यह आपको नहीं होगा, ठीक है। और डायरेक्ट आपको इसका वो कम करना है, आपको क्या कहते हैं, फाइल KB में अगर साइज़ कम करना है, KB कम करना है, तो आप इसको डायरेक्ट रिसाइज कर देते हैं। अगर कितना हाइट विड्थ होना चाहिए वह भी कम करेंगे तो वह भी वहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो आप उस ऑप्शन पे दबाएंगे और हाइट विड्थ क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते कितना साइज़ का हुआ है। यहाँ पर जाते ही चेक कर लिए, थोड़ा ज़्यादा साइज़ का भी हो गया। तो फिर से हम इसको एक बार रिसाइज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ़ोटो लगा के अगर लेता है, ठीक है। यहाँ पर 200 विड्थ कर रहा है और 230 हाइट कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर दबाएंगे 200 लिख देते हैं, 200 विड्थ और 230 हाइट, ठीक है। अब इसको कर देते हैं। वो एस्पेक्ट रेशियो आप हटा दीजिएगा, एस्पेक्ट रेशियो हटाइएगा नहीं तो वो अपने आप कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब डाउनलोड रिसाइज इमेज कर देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, यह डाउनलोड करने के बाद एक तो साइज में आ गया। साइज़ देख लेते हैं एक बार इसका चेक करके कितना साइज़ हुआ है। अरे ये तो 5.42 KB का हो गया, बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब इसको क्या किया जाए, इसको फिर से एक बार करते हैं रिसाइज़। मैन वाले फ़ोटो को एक बार फिर से रिसाइज करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो चलिए सेलेक्ट इमेज करेंगे, मैन वाला इमेज सेलेक्ट कर लिए। इसमें एक बार बाय परसेंटेज से साइज़ छोटा करके देखते हैं, 50% स्मॉलर करते हैं। फिर हम आपको वो जो है यानी कि इसका विड्थ और हाइट वो हम आपको बाद में आसानी से ठीक कर देंगे। इसको अभी 50% छोटा करते हैं। 88 KB का फ़ोटो है, 50% छोटा करेंगे 44 KB हो जाएगा। तो 20 KB से 30 KB तक का फ़ोटो हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो जैसे छोटा होगा 20 से 30 KB का होना चाहिए कम से कम, तो 20 KB का होगा तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप साइज़ चेक करना है। एक बार फिर से फ़ोटो बन गया है तो फ़ोटो का साइज़ देख लेते हैं, 9 KB का हुआ है। फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, 10 KB का कम से कम होना चाहिए। तो एक बार और छोटा करते हैं, 75% पे जाते हैं, ठीक है। चलिए सेलेक्ट इमेज,
बाय परसेंटेज। अब एक बार इसका साइज देख लेते हैं कितना साइज आया है। तो यहाँ पे ही लोग ज़्यादा फंस जाते हैं इमेज में। अभी इमेज में देखिए कितना दिक्कत आता है। इमेज यहाँ पर बनाने के बाद भी हमको इतना परेशान करता है किया, ये पहली बार जो मैंने अप्लाई किया था। अभी उसी समस्या को लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो अभी ये इमेज बन चुका है, 10 KB का इमेज हो गया है। हम इसको इमेज सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह साइन में भी है, देख सकते हैं। अब 200 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल है। तो साइन भी एक बार वो कर लेते हैं। साइन का 48 KB है, इतना KB का तो होना नहीं चाहिए। 10 KB से 20 KB साइन मांगता है सिर्फ। तो साइन को भी पहले एक बार रिसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम होम पर जाएंगे और सेलेक्ट इमेज करते हैं। चलिए सेलेक्ट इमेज, साइन खोज लेते हैं। 1 मिनट। साइन आ गया इंग्लिश में, उसको हम रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना 200 KB, यहाँ पर नीचे 60 पिक्सल, 200 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल। यहाँ पर 60 कर देते हैं, 60 पिक्सल, ठीक है। अब रिसाइज इमेज कर देते हैं। चलिए इमेज रिसाइज हो रहा है। इमेज रिसाइज होगा सीधे ऑटोमेटिक अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो इमेज जैसे ही डाउनलोड होगा आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कितना KB का हुआ, क्योंकि 10 KB से 20 KB यह भी नेसेसरी है। इसमें भी अगर साइज़ कम जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको यह तो वैसे आसान है। अगर आपको यह नहीं समझ आता है तो आप ऑफिस पिक्चर मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। और पिक्चर मैनेजर अगर आपके पास नहीं है तो ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन कि किस तरह आप इसका काम में लाएंगे। तो देखिए हम यहाँ दोनों में साइन सेलेक्ट कर देते हैं, एक में हिंदी एक में इंग्लिश। चलिए पहले अभी टेस्ट कर लेते हैं कि ले रहा है कि नहीं साइज़। तो चलिए ले लिया, साइज़ दोनों ले लिया है, साइज़ मिल गया है। तो अभी चेक करेंगे। अब देखते हैं, एक बार सबमिट करके देखेंगे। साइज़ मिल गया है, लेकिन फिर भी हिंदी का पहले से हिंदी का मंगवा लेते हैं साइन। हिंदी का साइन व्हाट्सएप कर रहे हैं इसको करने के लिए। तो ये हो गया, यानी कि इसका साइज़ मिल गया है। अब तो फ़ोटो और सबका साइज़ मिल गया है। अगर साइज़ नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर अपलोड ही नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा अपलोड ले लिया है। आप देख सकते हैं जैसे अपलोड लिया तो यहाँ पर फ़ोटो आ गया, यहाँ पर दोनों साइन आ गया। तो दोनों साइन आ गया, फ़ोटो आ गया। तब आप इसको यहाँ से सबमिट करके आगे। तो हाँ, उसने हिंदी साइन भेज दिया है व्हाट्सएप पर। अब हम व्हाट्सएप से हिंदी साइन डाउनलोड कर लेते हैं और आगे लगा देते हैं। हिंदी साइन डाउनलोड करने के बाद इसको भी हमको रिसाइज करना पड़ेगा। तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं और साइन सेव करके रख लेते हैं ताकि आगे खोजने में आसानी हो। जैसे साइन मिल जाएगा, मतलब जैसे अपलोड करेंगे तो आसानी से मिल जाए। तो हम साइन डाउनलोड कर लिया, इसमें फिट करके देखते हैं। ये तो पहले से ही ठीक है। इसको सबमिट किए तो देख रहे हैं आप, यह ले नहीं रहा है फ़ोटो। तो एक बार फ़ोटो को तो हमने मिला दिया था, सब कुछ हमने मिलाया था, आपके सामने मिलाया था, पर यह सबमिट नहीं ले रहा है। यह समस्या अगर आपको आता है तो इस समस्या के लिए हल हम आपको बताते हैं। पर पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से दिक्कतें आती हैं। तो यह करा है कि JPG में नहीं है, तो फाइल का हम एक्सटेंशन चेक करेंगे कि JPG में है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं फाइल JPG में है कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले फ़ोटो को एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कि यह JPG में कन्वर्ट हो जाए। कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो बढ़िया बात है, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर देंगे। पर अगर कन्वर्ट नहीं होता है, JPG में है ही, तो वो JPG में क्यों कन्वर्ट होगा, इसलिए वहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रहा था। यानी कि आई लव इमेज में जो हम अभी चेक कर रहे थे वहाँ पे दबा के, तो वो ले नहीं रहा था। पर यहाँ से सेव करते हैं तो यह कहता है कि फाइल JPG में है नहीं। तो यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है इस फॉर्म को भरने में। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका हम प्रॉपर्टी सोचते हैं एक बार, हो सकता है कि कहीं गलत फॉर्मेट में हो, तो इसको एक बार .jpg करके सेव करके देखते हैं, कहीं उससे ले लें। तो .jpg करके हम सेव कर देते हैं। तो देखते हैं कि अब लेता है कि नहीं। एक बार यह भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि कहीं ले ले। तो देख लीजिए आप, वही फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं जो अभी हम सेव की .jpg करके, फिर भी इसके पीछे तो JPG लगा हुआ है। तो चलिए अब नीचे इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, फिर भी नहीं ले रहा है। तो अब इस समस्या का सबसे बड़ा यह समस्या जो है, यह समस्या आपको इसलिए आता है कि यह JPEG फॉर्मेट में हम लोग लिए हुए हैं। JPEG फॉर्मेट नहीं होता है। फॉर्मेट इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि JPEG फॉर्मेट फाइल है, .jpeg फाइल टाइप लिखा हुआ है।
तो यह जो हमारा फाइल है JPEG है, पर यह कन्फ्यूज़न यहाँ पर यह है कि यह जो फॉर्म के लिए वेबसाइट है, इस फॉर्म पे JPEG नहीं मांग रहा है, इस फॉर्म पर मांग रहा है JPG। तो आप जहाँ भी फ़ोटो आप एडिट करते हैं, फ़ोटो एडिट रिसाइज करने के बाद आप उस फ़ोटो को यहाँ पर हम जो आप वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं आपको, उस वेबसाइट पर जाके आपको इस फ़ोटो को JPG में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपको आई लव इमेज से नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हो ऑटोमेटिक फ़ोटो किया हुआ है, लेकिन यहाँ का JPG किया हुआ नहीं लेगा। तो हम आपको फिर से एक नया वेबसाइट का लिंक देते हैं, उस वेबसाइट पर आप जाइए, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको JPG में कन्वर्ट कीजिए और लीजिए। या फिर आप डायरेक्ट गूगल में टाइप कर सकते हैं कन्वर्ट JPEG टू JPG, या ठीक से स्पेलिंग टाइप करिए JPEG टू JPG, या फिर हम आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट का भी लिंक आपको दे देंगे। पहला लिंक आपको इस वेबसाइट का है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, अगला पेज पर जाएंगे, उस पेज पर ही आपको फ़ोटो अपडेट करना है। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पेज खुला क्लाउड कन्वर्ट, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट किए, जो सब फ़ोटो हमको कन्वर्ट करना सेलेक्ट किए, यहाँ से कन्वर्ट कर दिए। तो एक टेस्ट के लिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पर अपलोड करके देखते हैं कि यह फ़ोटो लेता है कि नहीं। चलिए, यह फ़ोटो डाउनलोड हो गया, वहाँ पर जाकर एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आए, अब देखिए यही फ़ोटो अभी किए थे, हो गया, सबमिट करते हैं। तो अब यह फाइल वो तो ले लिया, लेकिन साइन नहीं ले रहा है। तो चलिए अब साइन सब का भी कर लेते हैं JPG में कन्वर्ट। यह आपको बहुत ही सिंपल साधारण वेबसाइट है, यहाँ से आपको करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई समस्या होता है, आपको फ़ोटो कन्वर्ट नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट करके यह पूछ सकते हैं कि किस तरह से करेंगे आसानी से। वैसे मैं आपको सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आसानी से इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना फ़ोटो कन्वर्ट कर सकते हैं JPG से JPG में, ठीक है। तो अभी कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से हम दोनों यानी कि हिंदी साइन और इंग्लिश साइन कन्वर्ट करने के लिए दे दिए हैं, और वो तो फ़ोटो तो आपके सामने में ही पहले कन्वर्ट कर लिए। यह दोनों कन्वर्ट होने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा के उसको नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यानी कि जितना भी फ़ोटो बनाया आपने, जो भी किया वो वहाँ से बनाया और यहाँ से डायरेक्ट मतलब JPG हम लोग जो फ़ोटो बनाए हैं या अभी तक जो फ़ोटो यूज़ कर रहे थे, वह फ़ोटो यूज़ करते हैं, मैक्सिमम फ़ोटो यूज़ करते हैं, यानी कि मोबाइल से भी खींचते हैं, वो करते हैं JPEG फॉर्मेट में, यानी कि JPEG। पर यह फ़ोटो जो इस फ़ोटो का फॉर्मेट है JPG, जॉइंट फोटोग्राफी, ठीक है। JPG का फुल फॉर्म होता है। तो यह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको फॉर्मेट जानना है कि यह फॉर्मेट लगता है, यानी कि ये जो फ़ोटो बना यहाँ पे इसको चाहिए वह JPG फॉर्मेट चाहिए। तो हमने एक बार उस दोनों फ़ोटो को कन्वर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं दोनों फ़ोटो यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर सबमिट कर दिए। एक मिनट, यह फ़ोटो हमने कोई गलत सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए नहीं ले रहा है। तो एक बार फिर से करते हैं। ये वाला फ़ोटो किए हैं, अभी कन्वर्ट किए हैं, तो इस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ही लेगा। इस फ़ोटो का नाम ये है, हमने गलत फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया था वहाँ पे, इसलिए यह लिया नहीं। तो एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लिए, सबका साइज़ सब देख लिए। अब सॉरी, साइज़ उसका मिला हुआ नहीं था, साइज़ ज़्यादा था। हमने जो किया था, कन्वर्ट किया, वो गलत कन्वर्ट कर दिया था, तो फिर से हमको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो कन्वर्ट करने के बाद हम फिर वो वाला करेंगे, अपलोड करेंगे। चलिए, यहाँ पर हो गया कन्वर्ट, तुरंत हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आए और सिलेक्ट किए फ़ोटो, यही फ़ोटो अभी किए थे, और अपलोड कर दिए। फिर नहीं लिया, 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए था। अभी 10 KB से कम हो गया था, तभी 10 KB से ज़्यादा हो गया। तो इसको थोड़ा साइज़ बढ़ाने के लिए इमेज रिसाइजर, ये एक टूल है ऑनलाइन, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पर दबाएंगे, इस वेबसाइट का भी लिंक हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। कितना KB का चाहिए आप यहाँ पर लिख करके इसको वो बोल सकते हैं कि इतना KB का हमको फ़ोटो चाहिए, उससे 5 KB आपको कम देगा। आपको 10 KB का चाहिए तो इसमें लिखिए 15 KB, 20 KB का चाहिए तो लिखिए 25 KB। यहाँ पे देख रहे हैं 10 KB लिखे हैं तो 5 KB दे रहा है, 15 KB लिखे हैं तो 5 KB दे रहा है। साइज़ उसका 2.74 KB था, तो इसने बढ़ा के फिर भी 5 KB कर दिया। तो फिर से एक बार रिसाइज कर देते उसको,
थोड़ा ज़्यादा साइज़ बढ़ा के, जितना में आपको वो कंफर्ट हो जाए, यानी कि 10 KB से 20 KB के बीच आ जाए। वो जो अभी फ़ोटो हमारा नहीं ले रहा था, JPG जो कन्वर्ट किए नहीं जो ले रहा था, इसका यही वजह था कि वो 10 KB से कम था, एक बार 10 KB 20 KB से ज़्यादा था, तो दोनों में ले नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा लगाना नहीं है, हाइट विड्थ लिख देना है, एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है, जैसे हम आपको आई लव इमेज में कर रहे थे, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। पर यहाँ पर आपको KB मैनेज करना है, यानी कि फ़ोटो का साइज़ KB, मतलब फ़ोटो का जो मेमोरी पे साइज़ होता है, फाइल साइज़, वो आपको यहाँ पर मैनेज करना है। तो फाइल साइज़ से यहाँ पर आपको सुविधा होगा कि फाइल साइज़ ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा KB करके लिखिएगा, मतलब 5 KB तो ज़्यादा लिखिएगा है। आप फ़ोटो का साइज़ देख लीजिएगा, उस हिसाब से KB बढ़ा के लिखिएगा। इसमें भी आपको अगर कोई दिक्कत होता है, आपका फ़ोटो KB नहीं मिल पाता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से KB मिलाएँ। मिलाने वाली वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपको भी आसानी हो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होता है तो हम आपके लिए इस पर अलग से भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब एक बार हम इसका साइज़ मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर 200/60 है, यानी कि 200 विड्थ होना चाहिए और 60 हाइट। यह हमने देख लिया पहले ही। एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर दबाएंगे, इसको अगले पेज में खोलते हैं। इस पेज में वो कैच की वजह से कभी कभी काम नहीं करता है, तो अगले पेज में खोल के फिर से इसको रिसाइज करते हैं। तो चलिए अगले पेज में खोले हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट इमेज करेंगे, जौन सा इमेज हमको लेना है वो इमेज लेंगे, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इमेज अपलोड हो जाएगी। इमेज अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपके पास सारे ऑप्शन फिर से आ जाएंगे, यानी कि 200 इसमें लिख देना है, इसमें 60, यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो उसको हटा देना है, 200/60 करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कितना है, चेक कर रहे थे हम आपको, इसलिए वो दिखा रहे थे। 200/60 कर दिए। चलिए 200/60। अब अगर बैकग्राउंड में कलर फिल करना है तो उसमें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड सब ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, 15 KB का कम से कम। तो चलिए फाइल साइज़ टारगेट कर देते हैं। अब देखते हैं 48 KB के वाला हम सेलेक्ट किए थे, कितना KB है, उसको कर दिया ये 786 KB, यानी कि आधा KB कर दिया। तो इसको हमको फिर से एक बार ये करना है, रीसाइज करना है, री एडिट कर देंगे इस पर, ठीक है। इसको 25 KB कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि वो जो फाइल था उसको हम थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अभी तो हम आपको बताए थे कि जितना KB आपको चाहिए उससे 10-20 ज़्यादा KB लिखिए, तो आपको लिखने मतलब फ़ोटो बनाने में, यानी कि फ़ोटो की साइज़ मिलाने में आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ पे हम 25 KB लिख देते हैं, यानी कि 15 से 20 KB के बीच में आएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 KB ले लेगा, मतलब वेबसाइट मेरा ले लेगी। तो यहाँ पर फिर भी अभी भी 786 KB दिख रही है। इसको डाउनलोड करते देखते कितना साइज़ होता है फाइल पे। तो डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो नाम सेव कर लिए कुछ भी। अब फाइल साइज़ का चेक करते हैं। फिर भी आपका फाइल साइज़ नहीं मैच करता है, फिर भी और नहीं तो हम आपको एक दूसरा तरीका ही बता देते हैं कि फ़ोटो, ये भी आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएगा कि किस तरह आप ऑफिस पिक्चर मैनेजर से यह वो करते हैं, मतलब पिक्चर सुधार करेंगे। तो इसमें छोटा सा उसके बारे में बता देते हैं कि आप किस तरह से वह यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। चलिए हम वो खोलते हैं और यहाँ पर नया फाइल लाते हैं। तो यह फाइल जहाँ पे पहले हम खोज लेते हैं कि फाइल है कहाँ पे। चलिए फाइल हमारा यहाँ है, यहाँ से ड्रैग करके ही इस पर रख देंगे। तो आ गया फाइल। इस फाइल को हमको एडिट करना है, तो चलिए इसका हिंदी भी ले लेते हैं, एक और वर्जन बढ़िया, सॉरी ये बढ़िया वाला नहीं था, वो एडिटेड था। तो इसको कर दिए। अब यहाँ से देखिए, चलिए एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पिक्चर के बाद रिसाइज करेंगे। रिसाइज के बाद इसका हाइट और विड्थ कितना हाइट कितना विड्थ होना, 200/60, ठीक है। अब इसको ओके कर देंगे, हो गया, एक बार में ही कंप्रेस हो गया। सेव एज कर देंगे, सेव करके कहीं आप सही जगह पे रख लीजिए, जिससे फिर आपको मतलब अभी जो अभी अपलोड करेंगे हम लोग तो वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो चलिए अब एक बार इसका हिंदी का भी कर लेते हैं। हिंदी का करने के बाद वैसे इसमें एडिटिंग का और भी तरीका अपना सकते हैं, यानी कि पिक्चर मैनेजर बहुत ही आसान करता है किसी भी पिक्चर को आसान से मतलब एडिट करने में, उसका साइज़ कम करने में, साइज़ बढ़ाने में, या फिर
उसका हाइट विड्थ हटाने में, फाइल साइज़ बढ़ाने घटाने में यह आपको बहुत ही मतलब मैनेज करता है। थोड़ा उसको ऑटो करेक्शन भी ला देता है, यानी कि फ़ोटो पे वाइटपन देख रहे हैं आप, इसमें इस फ़ोटो में वाइट होगा थोड़ा, उस सब फ़ोटो में वाइट नहीं था। तो यह थोड़ा कारगर टूल होता है ऑनलाइन वाले टूल वालों से। ऑनलाइन टूल भी बढ़िया है, पर यह भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े चलाते हैं तो आप इस टूल को ज़रूर इंस्टॉल करें। अगर यह टूल आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यह टूल कहाँ से डाउनलोड होगा। पर आपने अगर पूरा वीडियो हमारा देखा होगा तभी आप यह हमारा बात सुन रहे होंगे, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम प्रीमियम वर्जन उसका। यानी कि आपको कोई भी चार्जेज वार्जेज देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट से आपको ख़रीदना पड़ता है, तो आपको कुछ खरीदने वरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपने सीख लिया कि किस तरह से करना है। यह हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह से जेपीईजी फॉर्मेट नहीं लेता है, जेपीजी फॉर्मेट लेता है। तो यह सब होने के बाद अब हम एक बार फ़ोटो सारा अपलोड करके रीट्राई करेंगे कि हमारा काम कर रहा है। जो फ़ोटो अभी हमने बनाया, यानी कि अभी आपने देखा पिक्चर मैनेजर में हमने फ़ोटो बनाया है, ठीक है, तो वह सब फ़ोटो को फिर से एक बार जेपीईजी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जितना फ़ोटो हमने बनाया, ऑफिस पिक्चर मैनेजर से भी बनाते हैं फ़ोटो, तो वह तो फ़ोटो बनता है जेपीईजी फॉर्मेट में ही। इसलिए अब हमको जेपीजी फॉर्मेट चाहिए, तो जेपीजी फॉर्मेट के लिए उसको एक बार ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए। तो ऑनलाइन कन्वर्ट करना तो हमने आपको सिखाई थी, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा तब तक में इतना देर में ज़्यादा देर हो गया है, 20 मिनट का ही टाइम रहता है, तो लॉग आउट हो गया। तो अब फिर से एक बार हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको ऑटोमेटिक यही पेज खुला ही रहेगा, तो आप डायरेक्ट इस पर जाके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए तो हमने यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर लिख कर रखा हुआ था, तो फिर से यहाँ पे यूज़र आईडी देते हैं, यहाँ पर पासवर्ड देते हैं, यहाँ पर कैप्चा टाइप करेंगे NDAUXH, अब लॉगिन कर देंगे। अब सीधे उस पेज पे जाएंगे, यानी कि देख रहे, सॉरी गलत हो गया, यू हैव एंटर रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ गलत हो गया है। तो एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं इसका पासवर्ड। चलिए पासवर्ड कॉपी कर लिए, यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दिए FWFIZX। चलिए ये हो गया, इसको आप करते हैं लॉगिन। तो ठीक है, लॉगिन ले लिया। अब देख सकते हैं आपके हम कौन से प्रोसेस में, जहाँ तक हो गया वहाँ तक ग्रीन हो गया है। अब उससे अगला फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे है, तो इस पर दबाएंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे, सीधे फ़ोटो एंड सिग्नेचर पेज पे चले जाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर इतना देर से हम आपके साथ बना ही रहे थे, तो आपने देखा ही कि फ़ोटो सिग्नेचर किस तरह से बनाए हैं, कितना मेहनत की। मेन मेहनत आपको इसी में लगेगा कि फ़ोटो सिग्नेचर आपको लेते नहीं रहता। बिहार का जितना भी वेबसाइट होता है मैक्सिमम में ये दिक्कत होता ही होता है कि आपका फ़ोटो नहीं लेगा, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, कभी कुछ इन लोगों का यह समस्या रहता ही रहता है। कभी जावास्क्रिप्ट नहीं काम करेगा, कभी वो नहीं काम करेगा। विद्यार्थी के लिए वेबसाइट थोड़ा वल्नरेबल होता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिए हमने सारा फ़ोटो सब बना दिया, तो सब कुछ हो गया। अब अगला स्टेप होता है उसको एक बार वेरिफिकेशन का, तो यह भी स्टेप कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब अगला पेज होगा हमारा फ़ोटो अपलोड का। तो फ़ोटो अपलोड के लिए आपको वेब कैमरा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा वेब कैमरा ले नहीं रहा है। इतना अगर आपने कंप्यूटर से कर दिया है, वेब कैमरा अगर आपका नहीं ले रहा है, तो आप इसको मोबाइल में लॉगिन करके अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको मोबाइल में लॉगिन करके फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तब तक यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं, मोबाइल में लॉगिन करके हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब फ़ोटो अपलोड यानी कि फ़ोटो एक खींचना रहता है, तो एक फ़ोटो लाइव फ़ोटो आपका लगता है, वह फ़ोटो आप यहाँ से खींचे, ठीक है। फ़ोटो खींचने के बाद फिर से यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, लॉगिन करते हैं। आपको दिखाने के लिए तो हमको डेस्कटॉप पे आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले आपको देख रहे थे कि एक बार बताए थे आपको कि प्रिंट पेमेंट स्लिप करना है तो कर लीजिए, नहीं करिएगा तो लास्ट में आप कर सकते हैं। यहाँ पे है, आप अगर चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पूरा हो गया है, प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट कर लीजिए, लेकिन प्रिंट कर लीजिए, आपके ईमेल पे भी गया होगा, पर फिर भी आप एक पेज प्रिंट करके रख लीजिए, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए वहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है ग्रीन कलर से क्लिक हियर फॉर प्रिंट, वहाँ पर आपको दबाना है। यहाँ पर PDF में हम प्रिंट करके रख लेते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर में प्रिंट करके रख लीजिए। अभी हमको आप PDF में ही चाहिए तो हमने PDF में प्रिंट करके रख लिया। अब बस इतना ही काम था आपका। इस पूरा फॉर्म भरने की प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको इस समस्या के लिए क्या समाधान दिया जाए। पर अगर आपने अगर यह फॉर्म भरते हुए पूरा वीडियो देखा है तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या आने वाली है।
अगर कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।